सो ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं हम, एक्चुअली द ब्यूटीफुल वर्ड पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन आई तो हटा दिया है। तो इस ब्यूटीफुल वर्ड में कल हमने प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी बात की और हमने देखा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म से, एंड वी ऑल्सो कंपेयर्ड द रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म विद रिफ्रैक्शन बाय अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और हमने कंपेयर किया कि किस तरह से एक एंगल ऑफ डेविएशन हमको डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म बताता है। जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर जो जितना गैप बिटवीन द इमर्जेंट रे और एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे के बीच में है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, उससे पता चलता है। आज हम बात करेंगे उसके थोड़ा सा आगे। कल हम कह रहे थे कि न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने डिस्पर्शन करके दिखाया। तो जो डिस्पर्शन होता है वो कल हमने प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। आज एक वीडियो के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा फिनोमेना है, इम्पॉर्टेंट इज़ कि डिस्पर्शन की प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, वो रेनबो कैसे फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखें कि प्रिज्म क्या करता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड हम दिमाग में बिठा लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखें जिसमें हमें दिख रहा है कि ये वाइट लाइट फ्रॉम अ सोर्स जब आती है एंड इट एंटर्स इनटू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू इट्स 7 कलर्स एंड देन इट कैन बी प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर हमको इस तरह से एक स्पेक्ट्रम मिल गया। स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर्स जिसमें ऑल द 7 कलर्स आर सीन। ठीक है, तो हमने कहा था कि फ्रॉम वायलेट टू रेड we see various colors, all the 7 colors, विबग्योर जिसको हम बोलते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये इस फॉर्म में हमको मिल जाते हैं। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज़ द मैक्सिमम। रेड लाइट जो है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं लैम्डा। इसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, वायलेट मिनिमम यानी सबसे छोटी वेवलेंथ। तो एक बात बस अपने दिमाग में बिठा लो, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो स्लैब है ना, ये जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर ग्लास मीडियम है, ग्लास भरा हुआ है उसके अंदर, पूरा मीडियम यूनिफॉर्म है, उसमें ग्लास है। उस ग्लास में से होकर के जब ये वाइट लाइट जा रही है तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कलर। उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाई इट हैपन्स? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ। हमने कहा फाइन, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो सबसे कम बेंड होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। यानी डेविएशन सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा और डेविएशन सबसे कम रेड का होगा। अगर उसके आगे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है वेवलेंथ में कि ज़्यादा वेवलेंथ वाला कम बेंड हो रहा है, कम वेवलेंथ वाला ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न आएगा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है लाइट चैप्टर में।
हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का वो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम नहीं होगी, इसलिए बेंडिंग कम होगी। यानी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा बेंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब ज़्यादा बेंडिंग। ये बात हम लाइट चैप्टर में सीख चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पर एक ही मीडियम है तो इस मीडियम का जो कि ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ समझने की बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये बात याद रखना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली ऑफ अ रे ऑफ लाइट नहीं, मतलब ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम फॉर a ray of light depends upon the wavelength of the light। अब अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। हाँ, तो कैन वी से दैट इन द सेम मीडियम ग्लास the refractive index would depend upon for different color of light differently, मतलब it will depend upon refractive index। वायलेट कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट होगा, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, अब ये एग्जैक्टली लेमडा का नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है उसको कॉशीज फॉर्मूला बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। ऐसे ही चलो समझ लो कि फॉर डिफरेंट मीडियम हमको कुछ कांस्टेंट्स दिए जाते हैं। हाँ, फॉर दोज कांस्टेंट्स कॉशीज फार्मूला कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो a प्लस b अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस c अपॉन लेमडा टू द पावर 4 होता है। ये फार्मूला, इसको हम कॉशीज फार्मूला बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। आप सिर्फ ये देखो, मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा लिख देता तो गलत हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये लेमडा स्क्वायर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, लेमडा टू द पावर 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। इस वजह से जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्या बात आपको याद रखने की है? कॉशीज फॉर्मूला छोड़ दो, लेकिन बात क्या याद रखने की है कि अगर किसी लाइट का, किसी रे ऑफ लाइट का, किसी कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हाँ, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है? हमने लिखा रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो रेड का अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा कि नहीं होगा? और अगर रेड के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फिर रेड की बेंडिंग जो होगी वो मिनिमम होगी कि नहीं होगी? अगर ये मैक्सिमम है, हमने कहा जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बेंडिंग। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग भी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बेंडिंग भी ज़्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ किसकी कम है? वायलेट की कम है, वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है, तो उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर्ड लाइट
वुड बी द मैक्सिमम। अगर वो मैक्सिमम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेंडिंग विल बी द मैक्सिमम। दैट इज वाई वायलेट बेंड्स द मैक्सिमम, रेड बेंड्स द मिनिमम, एंड ऑल द कलर्स इन बिटवीन द रेड एंड वायलेट बेंड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स। तो इसलिए ये सब अपने अपने अलग अलग एंगल पर डेविएट हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। हम लाइट से पढ़ के आए हैं कि एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। हमारे दिमाग में वही बात बैठी रहती है और हम सोचते हैं कि ये तो गलत बात लिखी हुई है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये रामायण समझाई है कि आपसे ये गलती ना हो जाए। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट क्यों होती है, तो आप दो बातें याद रखेंगे। पहली बात, हर लाइट के कलर की, लाइट वाइट लाइट है उसके 7 कंपोनेंट्स हैं, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं। तो वाइट लाइट के हर कंस्टिट्यूएंट कलर की वेवलेंथ अलग है और हर डिफरेंट कलर की वेवलेंथ के लिए किसी एक गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट होने की वजह से बेंडिंग अलग अलग होती है, रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पिछले 5 मिनट का वीडियो दोबारा देख लो अभी के अभी, लेकिन ये बात दिमाग में कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए सेट हो जाना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे आज कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो ठीक है, हमको आ गया समझ में, लेकिन जब हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक और वीडियो हमको देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से हम बातें समझेंगे। हमें बहुत अच्छे से समझना है कि एक्चुअली रेनबो फॉर्मेशन में होता क्या है। आपने रेनबो सबने देखा होगा कभी ना कभी, एंड वी सी दैट रेनबो हैपन्स, रेनबो इज सीन आफ्टर रेन्स ऑलवेज, एंड इट इज़ ऑलवेज सीन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। मतलब जब हम रेनबो देख रहे होते हैं, सामने हमारे रेनबो दिख रहा है, तो सन हमेशा हमारे बैक साइड होता है। सन पीछे होगा और रेनबो सामने दिखेगा, ऐसा ही होगा हमेशा। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है रेनबो में, वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हवा में कैसे आ गए, एटमॉस्फेयर में कैसे आ गए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेनबो एक्चुअली हमसे कितनी दूर है। बेसिक आइडिया आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये क्लास ख़त्म होने तक। तो ये जो रेनबो फॉर्मेशन है, देखो इसमें हमको एक कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि समझो हम अगर खड़े हुए हैं कहीं पर, ये हमारा होराइज़न है, हाँ दिस इज़ द होराइज़न, और बारिश हो चुकी है। बारिश हो चुकी है तो हवा में बहुत सारे रेन ड्रॉप्स स्कैटर्ड दिखेंगे, फैले हुए दिखेंगे। हाँ, मैनी रेन ड्रॉप्स एट डिफरेंट हाइट्स, ऊपर से लेके नीचे तक। बारिश के मौसम में ऐसे ही होता है, जब बारिश हो चुकी होती है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो हमको जब रेनबो दिखाई देता है तो वो रेनबो हमें हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, सन हमारे पीछे है, रेनबो हमको हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मतलब इफ दिस इज अ पर्सन ही इज वॉचिंग इट देयर, देन द सन मस्ट बी एट द बैक साइड, इसके बैक की तरफ सन होगा। अब अगर ये देख रहा है रेनबो को, तो इसका मतलब है कि वहाँ से कुछ डिफरेंट कलर्स उसकी आईज तक पहुँच रहे हैं। ये तो पक्की बात है। हाँ, इस तरह से पहुँच रहे हैं कि जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर दिख रहा है हमको, ब्लू कलर हमको सबसे नीचे दिख रहा है। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल सेट करते हुए हम इस बात को समझेंगे तो ये बात हमको ठीक से समझ में आएगी। यानी हवा में से कहीं से लाइट के, वाइट लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स सेपरेट होकर के यहाँ कहीं सेपरेट हो जा रहे होंगे और फिर उसकी आइज़ में आ रहे हैं, तो वो बंदा रेनबो देख पा रहा है। ये बात तो सही है, ये बात तो क्लियर है। अब हम अगर इस बात को ये समझें
कि ये क्या हुआ होगा यहाँ पे, इस जगह पर ऐसा क्या कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से ये कलर्स, मल्टीपल कलर्स इसकी आईज में आए। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी सम वाइट लाइट फ्रॉम द सन अप्रोचिंग दिस प्लेस, क्योंकि वाइट लाइट के ही ये 7 कंपोनेंट्स हैं। या तो पीछे कहीं से आता तो वो तो कोई सोर्स ही नहीं है, सन तो इधर है इसके बैक साइड में, तो वाइट लाइट इधर से आ रही है और उसमें से फिर ये किसी तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से स्प्लिट होकर के ये कलर्स इसकी आइज तक पहुँच रहे हैं और इसको मल्टीपल कलर्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन में कई सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ये सबसे पहली बात तो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कर कौन रहा है। तो हवा में है क्या ऐसा स्पेशल इस समय कि ये आफ्टर रेन ही होता है, यहाँ पर है वाटर ड्रॉपलेट्स। हम अगर प्रिज्म में डिस्पर्शन देखते थे तो हम कहते थे कि भाई ये प्रिज्म में से होकर के जब वाइट लाइट निकलती है तो इट स्प्लिट्स इनटू इट 7 कलर्स। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे ब्लू, ऐसा ही होता है। हाँ, यहाँ पर जो हम अपने एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई दे रही हैं, मल्टीपल ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई दे रही हैं, दे आर बिहेविंग लाइक स्फेरिकल प्रिज्म। रेन ड्रॉप्स behave like spherical prism. Now let me clarify that raindrops are not necessarily to be spherical all the time, but we consider them spherical so that we can describe this comfortably. रेन ड्रॉप का एक ही स्फेरिकल शेप बना रहेगा हमेशा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर का मूवमेंट भी होगा, उनकी पोजीशन भी बदलेगी, वो ऊपर नीचे भी होते होंगे, प्रेशर होगा एयर का, मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर हो सकता है, तो हो सकता है वो कभी कभी जियोइड हो जाती हों, हाँ, कभी ओवल हो जाती हों, लेकिन हम उसको स्फेरिकल मान करके इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि स्फेरिकल मान लेते हैं तो हमको एक सेंटर मिल जाता है, उसका सेंटर मिल जाता है, तो हमको नॉर्मल्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, और नॉर्मल्स बनाए बिना रिफ्रैक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। डिस्पर्शन समझ रहे हैं, लेकिन डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन भी तो आएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का भी रोल है, डिस्पर्शन का भी रोल है, और एक नया फिनोमेना है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो रेन ड्रॉप्स आर बिहेविंग लाइक स्फेरिकल प्रिज्म एंड देयर आर सो मैनी स्फेरिकल प्रिज्म्स स्प्रेड ऑल ओवर इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द रेन, दैट वी अंडरस्टैंड। तो क्या हो रहा होगा कि जब हम देखते हैं कि इस प्रिज्म में तो इधर से निकल के सामने की तरफ चला जाता है, तो इस हिसाब से अगर लाइट यहाँ से आ रही है, वाइट लाइट ऊपर कहीं से आती दिख रही है, तो जो रेनबो देखने वाला बंदा है, जो इसे देखेगा, उसको भी उस तरफ कहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये रिफ्लेक्ट होकर के आती हुई दिख रही है। हाँ, रिफ्लेक्शन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इससे पता चलता है। डिस्पर्शन तो है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको अपनी जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि रेन ड्रॉप्स के अंदर, एक सिंगल रेन ड्रॉप के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। एक रेन ड्रॉप को अगर हम कंसीडर करें कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें कि वाइट लाइट इज एंटरिंग इनटू अ सिंगल रेन ड्रॉप। तो ये जो एयर है और ये वाटर है, तो दिस इज अ रेयरर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम फॉर श्योर। हमको पता है वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और एयर का तो हम नियर 1 मान लेते हैं, 1.0003 या 00029। तो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है,
इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, इसका बड़ा है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। ये बात पता ही है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात कोई भूला नहीं है। हाँ, रिसेंटली लाइट कंप्लीट किया हमने, तो ये बात हम अच्छे से समझते हैं। तो हम इसका स्फेयर लिया है हमने, इसलिए हम इसका एक सेंटर लेकर के यहाँ पे एक सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड वी कैन शो दैट दिस रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, अब ये वाइट लाइट जो है ये लेकिन अंदर आकर के स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्शन हो जाता है इसका, इट डिस्पर्स इट इनटू और स्प्लिट इट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। हम उन 7 कंपोनेंट्स में से केवल 2 ही कंपोनेंट्स को देखेंगे। एक कंपोनेंट जो सबसे कम बेंड हुआ, दैट इज रेड, एंड द अदर कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा बेंड हो गया, दैट इज वायलेट, है ना। हम जो ब्लूइश कलर में दिखाते हैं, हमारी बुक्स में भी दिखता है, इधर भी, ये एक्चुअली वायलेट को दिखाया है हमने। रेड एंड वायलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम बेंडिंग। ये बेंडिंग जब होती है इस तरह से, तो अब एक नई चीज़ समझो आप कि ये वाला जो सरफेस है ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होना है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ये तो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट का दूसरा वाला सरफेस ट्रांसपेरेंट ही होगा, वो ना तो ओपेक है ना तो ट्रांसल्यूसेंट है, तो सारी लाइट चाहे रिफ्रैक्शन से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। हमें यहाँ से कोई, अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल बना दें इसके लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल गई। इसके लिए भी एक नॉर्मल ऐसा बना दें तो इससे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल गई, ऐसे निकल जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वापस आएगी? हाँ, वापस क्यों आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में बोलते हैं TIR। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या चीज़, इस बात को समझो कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको एक ग्लास स्लैब से ही लेके चलता हूँ, थोड़ा सा सिनेरियो बदल देंगे। ग्लास स्लैब थी, कल हम कह रहे थे इधर से रे ऑफ लाइट आई। हाँ, कल हम ऐसा कुछ दिखा रहे थे, कहाँ गई हमारी ग्लास स्लैब, इधर दिखा रहे थे हम कि रे ऑफ लाइट इधर से आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करी। हमें पता है कि जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाला है ना, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होने वाली है। तो हम थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, ऊपर से रे ऑफ लाइट आने के बजाय हम एक और दूसरी रे ऑफ लाइट को देखते हैं जो ग्लास में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर एक रे ऑफ लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है और वो ग्लास टू एयर जाती है, तो वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जा रही है ना, और जब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम रे ऑफ लाइट जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दिस इज नॉर्मल, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पता है ना ये बात आपको, सिंपल बात। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है अगर, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात सबको पता है। तो फिर आपको ये बात भी पता होगी कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो ऐसा हो जाता है। अब समझो कि हम इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा और बड़ा एंगल अगर कर दें,
तो बेंडिंग कैसे होगी, ऐसे। अभी भी एंगल आर वुड बी ग्रेटर देन एंगल आई। आपने एंगल आई थोड़ा बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो एंगल आर से बड़ा हो जाएगा, एंगल आर और बड़ा हो जाएगा और एंगल आर एंगल आई से ज़्यादा ही रहेगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर उसको जाना है तो ऐसा ही होगा। तो अब एक बात समझो बच्चों, क्या होता है कि एक ऐसा एंगल है, एक ऐसे एंगल पे हमने इंसिडेंट रे को भेजा कि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट है वो अलोंग द सरफेस ऑफ इंटरफेस चलने लगी, मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अलोंग दिस चलने लग जाएगी, अलोंग द सरफेस ऑफ जिसको जो हमारे लिए सरफेस ऑफ इंटरफेस है, दो मीडिया को अलग अलग कर रही है, उस सरफेस के बराबर में चलने लग जाएगी, ऐसे जाने लग जाएगी। दिस एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर अगर आप रे ऑफ लाइट भेजोगे, थोड़ा सा भी बड़ा एंगल उस पर रे ऑफ लाइट भेजोगे तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट है, उस सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। दिस रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट सरफेस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना इंटरनली इनटू द सेम मीडियम। इंटरनल क्यों बोल रहे हैं? ग्लास में ही चल रही थी, ग्लास में ही आई है, रिफ्लेक्शन तो ऐसा ही होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। यही बोला था ना लाइट चैप्टर में हमने, वही बात हो रही है, सेम मीडियम में आ रहा है, इसीलिए इसको IR इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि वो रे ऑफ लाइट जो क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली बड़े एंगल पर जा कर के एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराती है ऑन द सरफेस ऑफ इंटरफेस, वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल से छोटा एंगल अगर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा और बड़ा एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसलिए इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो आप बोलोगे हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये हमारे तो सिलेबस में ही नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ बताना पड़ेगा। अब इस वीडियो को देखो कि हमारी जो वाइट लाइट आई वो स्प्लिट हुई और एज डिस्पर्शन में जो होता है रेड कलर सबसे कम और वायलेट कलर वाला लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होकर के जो ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ स्फेरिकल प्रिज्म, ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ द रेन ड्रॉप जा करके टकराया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी रेड लाइट या सारी वायलेट लाइट या सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इनमें से बहुत सारी लाइट जो होगी वो तो उधर चली जाएगी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चली जानी चाहिए। लेकिन सम रेज ऑफ लाइट विच आर फॉलिंग ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस, दिस कर्व्ड सरफेस ऑन अ क्रिटिकल एंगल, वो रिफ्लेक्ट होंगी। और रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे हमने नॉर्मल बना दिए, इसके लिए ये नॉर्मल सेंटर से नॉर्मल बनाते हैं। हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए बना सकते हो आप। हाँ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हों। इसी तरह से इस वायलेट के लिए भी नॉर्मल बनाया है ये,
तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट ले लेंगे, तो चलो यही ले लेगा, मैं क्यों लूँ, है ना। इसको लेने दो। हाँ, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसे यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। आपने यहाँ से निकाल दी। यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात समझाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही है, इसको देखो ध्यान से। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। जब आप इस तरह से इनको भेजोगे, नॉर्मल्स की पोजीशन ये है, तो ऐसा ही होगा। ब्लू कलर ऊपर रेड कलर नीचे, ब्लू मतलब वायलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे, और फिर उसके बाद ये बाहर निकलेंगे। हाँ, बाहर कैसे निकलेंगे वो भी देखो। यहाँ पे अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल बनाना है, ये नॉर्मल है, तो ध्यान रखो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं कर सकते, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगी। इसको भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना, इसको भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाना पड़ेगा ऐसे। हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही हैं ये दोनों रेज ऑफ लाइट। तो कंफ्यूजन क्या हो जाती है जब हम ये बात समझाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे सर हमारी बुक में तो रेड ऊपर है और ब्लू नीचे है, आपने तो, या वायलेट नीचे है, आपने तो वायलेट को ऊपर और रेड को नीचे कर दिया। ऐसा नहीं है, हमने जो किया है वो ठीक किया है। ये जो बात हुई है ये बिल्कुल ठीक हुई है और आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए, इसीलिए आपको ये बात बताई जा रही है। क्योंकि हो सकता है आपको बुक से भी ये क्लियर नहीं हो, आपकी क्लास में भी, स्कूल में भी क्लियर नहीं हो पाए ये बात। अगर आपको आगे साइंस पढ़नी है तो ये कंसेप्ट ठीक से क्लियर करके जाओ यहाँ से। अगर कंसेप्ट में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो आगे तकलीफ होने वाली है आपको जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे। इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको बात ठीक से समझ में आएगी। हाँ, आप तो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हो। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो अब देखो इस ड्रॉपलेट से ब्लू कलर एंड रेड कलर ये आ रहा है। वायलेट को ब्लू जैसा बनाया, मैं इसलिए बार बार ब्लू बोल देता हूँ, ये वायलेट है। तो वायलेट और रेड दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ये एक आदमी है, हाँ, जो इसको देख रहा, इस ड्रॉपलेट को देखेगा अगर, तो उसकी आइज़ में इन दोनों में से एक ही रे आ सकती है, दोनों नहीं आ सकती। तो इसकी आइज़ में रेड ही आ रही है, तो वी कैन से कि इसको ये ड्रॉपलेट रेड कलर की दिखाई देगी। ये पूरी ड्रॉपलेट रेड कलर में दिखाई देगी उसको, ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ कहीं खड़ा हो, एक आदमी यहाँ कहीं खड़ा होगा, तो उसको यही वाली ड्रॉपलेट जो है ये ब्लू कलर में दिखाई देने लग जाएगी या वायलेट कलर में दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ कहीं खड़ा होगा तो इन बिटवीन कोई और कलर उसको दिखाई देने लग जाएगा। यानी एक ड्रॉपलेट अलग अलग जगह पे खड़े हुए लोगों को अलग अलग कलर की दिख सकती है, ठीक है। और अगर कोई इससे कई सारी रेज और निकाले, मतलब हमने तो केवल एक रे इस तरह से दिखा दिया, एक ड्रॉपलेट हमने दिखा दिया, अब ये कई सारी ड्रॉपलेट्स हैं अलग अलग जगह पर। इसी सीरीज में, इसी लाइन में जितनी भी ड्रॉपलेट्स होंगी फॉर दिस पर्सन, हमको वो सब अलग अलग, वो सब रेड कलर में दिखाई देंगी। जैसे एक और ड्रॉपलेट आ गई, ये इस जगह पर है, तो इसमें से भी इसी एंगल पे रेड कलर ही आएगा, क्योंकि एक अकेली ड्रॉपलेट से थोड़ी कलर आ रहा है। हाँ, देयर आर मल्टीपल ड्रॉपलेट्स ऑन द सेम लाइन, दे आर एनहांसिंग द रेड कलर ऑफ द रेनबो। इस आदमी को वो रेड कलर केवल एक ड्रॉपलेट की वजह से नहीं, मल्टीपल ड्रॉपलेट्स की वजह से दिख रहा है।
हाँ, लेकिन इस लाइन में जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं उनमें से 7 कलर स्प्लिट होकर के बाहर निकल के इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन उसकी आइज में केवल रेड कलर ही जा रहा है। कोई और ड्रॉपलेट जो इधर इधर कहीं नीचे होंगी, किसी और पोजीशन पे होंगी, उसको अगर हम ले लें तो वहाँ से कोई और कलर इसकी आइज तक पहुँच जाएगा। अब हम देखें एक ड्रॉपलेट को कंसिडरेबली डाउन लेकर के हम देखें तो यहाँ पे इसकी आइज में वायलेट कलर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो इसे जो रेनबो दिख रहा है उसमें उसके 2 एक्सट्रीम कलर्स रेड और ब्लू उसे इस तरह से दिख रहे हैं कि उसको रेड ऊपर और ब्लू नीचे दिखता है। तो हमारी बुक में जो डायग्राम बनाते हैं वो एक शॉर्टकट का डायग्राम है, वो इस लिहाज से गलत है। हाँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हाथों हाथ कंपैरिजन हो जाए तो कंफ्यूजन बाद में नहीं होगा। वो डायग्राम भी अपन देख लेते हैं। ये डायग्राम ऐसा है ना। इसको हम गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डायग्राम में बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखाई हुई है। मतलब एक तो इन्होंने नॉर्मल ही नहीं बनाया। हाँ, अगर सेंटर से नॉर्मल लेंगे, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो इसने आपको नॉर्मल मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाया है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। तो एक्चुअली तो वो होता है। यहाँ पे इसने क्या करा, हमारी बुक में उसने क्या करा कि दोनों बातों को मिक्स कर दिया कि आफ्टर बेंडिंग, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हैपन्स इनसाइड इट, बट आफ्टर बेंडिंग व्हाट हैपन्स, जब बेंडिंग हो गई, बेंडिंग होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये बाहर जब आ रहा है तो वो तो रिफ्रैक्शन है। उस रिफ्रैक्शन में हमारी आइज तक पहुंचने वाले कलर्स में रेड ऊपर है और वायलेट नीचे है। 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इस चीज़ को 11th-12th क्लास तक लेके मत जाना, इस वाले डायग्राम को 10th के बाद भूल जाना, नहीं तो फिर आप मार खाओगे। हाँ, वहाँ पे आपको गलती हो जाएगी, वहाँ पे आप कुछ और गलत अपने दिमाग में कंसेप्ट लेकर के पहुँच जाओगे। क्योंकि कम से कम इस साल तो हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हमारे पास हमारे सिलेबस को इस तरह से सेट कर दिया है कि ह्यूमन आई टर्म 1 में आ गया है और वो MCQ के फॉर्म में ही हमसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हो सकता है आपको ये डायग्राम कहीं बनाना ही ना पड़े, हो सकता है कि ऑब्वियसली आपको ये डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट कच्चा रह जाने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ। सॉरी, हमको जाना है, कहाँ जाना है? हमको यहाँ जाना है। आई बात समझ में? उसमें रेड को ऊपर दिखाया है, देखो यहाँ तक तो दोनों की बातें कॉमन थी, फिर उसके बाद उन्होंने रेड को ऊपर दिखा करके ऐसे निकाल दिया। तो हम बना देते हैं ऐसा डायग्राम, लेकिन वो शॉर्टकट का डायग्राम है। आप ये समझ जाओ कि इस बंदे को रेड ऊपर क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट हायर साइड में है इस सीध में, इस पूरी लाइन में, उन ड्रॉपलेट से निकलने वाले रेड के अलावा बाकी सारे कलर उस बंदे के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, उसकी आइज में नहीं पहुंचते, उसको दिखते नहीं हैं। और उसके नीचे वाले जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स की पोजीशन बदलती रहेगी, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सब ड्रॉपलेट से अलग अलग कलर्स उसकी आइज में पहुंचते जाएंगे। तो इस तरह से उसकी आइज में मल्टीपल कलर्स पहुंच जाते हैं। हाँ, सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। तो जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो इनसाइड अ सिंगल ड्रॉपलेट क्या होगा? सबसे पहले डिस्पर्शन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद रिफ्रैक्शन, और फिर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिलकर के हर किसी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगी और फिर हर कलर साफ साफ दिखाई देगा। कई बार बहुत साफ साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन वी कैन मेक आउट कि दीज आर द कलर्स। तो अलग अलग हाइट पर, अगर समझो इस ड्रॉपलेट से, जिस ड्रॉपलेट से उसको रेड कलर आ रहा है, ये ड्रॉपलेट इससे ऊपर रख दी जाए तो उस ड्रॉपलेट से, या इसके नीचे रख दिया जाए उस ड्रॉपलेट से, इस बंदे की आइज में कोई कलर नहीं आ रहा। द ड्रॉपलेट्स अबव दिस
droplets above this and droplets below this may not be contributing anything, any color to the eyes of the person who is watching the rainbow. इन दोनों के बीच में जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग अलग कलर कंट्रीब्यूट कर रही है और सारे कलर्स इसकी आईज में आ रहे हैं। हम एक जगह की बात कर रहे हैं, पूरा होराइजन इसके सामने है, ये सब तरफ देख सकता है, हर जगह ऐसा ही होगा। हाँ, आप अगर होराइजन देख रहे हो, सामने देख रहे हो, ऊपर देखते हो, आपको रेनबो दिखता है, तो इधर से लेके इधर तक देयर कैन बी n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड दे ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, dispersion, total internal reflection and then refraction, so that the various colors can reach your eye. But when you are talking about a single droplet from a single raindrop, only one color can be contributed to the color of the rainbow, because only one color can reach your eye from that particular droplet. एक ड्रॉपलेट बहुत छोटी है। हाँ, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्योंकि MCQ की भी बात हो गई और अदरवाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। तो हम लिखते हैं नंबर 1 डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्पर्शन नहीं होता तो फिर ये वाइट लाइट ही रहती। स्प्लिटिंग इनटू इट्स 7 कंपोनेंट अगर नहीं होता तो फिर तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो हुआ डिस्पर्शन, नंबर 2 हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद नंबर 3 हुआ रिफ्रैक्शन। ये 3 चीज़ों ने मिलकर के रेनबो फॉर्मेशन किया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द 2 फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। अब 2 कौन से बनाए इसमें से, 3 में से? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको हटा दो, सिर्फ इन दोनों को रखो। डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। रिफ्रैक्शन रेनबो फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, वो केवल डायरेक्ट कर रहा है लाइट्स को आपकी आईज की तरफ। हाँ, अगर रेज ऑफ लाइट आती हैं इस तरह से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हैं और आपकी आईज में आती हैं, तभी आपको दिखाई देता है। तो फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। फॉर्मेशन तो डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। एक्चुअली तो फॉर्मेशन केवल डिस्पर्शन से ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसको डायरेक्शन ही दे रहा है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए तो क्या करें। मतलब ये नहीं होगा कि आप डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन लिख दो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को छोड़ दो। ऊपर वाले दोनों को छोड़ा नहीं जा सकता। 2 पूछें तो ऊपर वाले 2 लिखो, 3 पूछें तो फिर ये तीनों लिख दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज़ डन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बड़े पेपर में तो ये 3 मार्क का कम से कम क्वेश्चन होता है, लेकिन MCQ में भी बहुत बातें इसमें से पूछी जा सकती हैं। आपको याद रखना है कि आफ्टर रेन देयर आर मैनी रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। दीज रेन ड्रॉप्स आर बिहेविंग लाइक स्फेरिकल प्रिज्म। In these spherical prisms, in these droplets, when white light enters, it disperses into its 7 constituent colors, and after entering into the droplet, these 7 colors get total internally reflected towards us inside the droplet. Out of the 7 colors from a single droplet, only one wavelength or one color of light can reach our eyes, and we see a particular color contributed by that particular refraction or that particular total internal reflection or that particular dispersion happened in that particular droplet only. So many droplets as a whole make a complete rainbow. अब बात हो गई कि रेनबो कितनी दूर बना हमसे। तो रेनबो की कोई डिस्टेंस नहीं है। ये बात कहना ही यूजलेस है कि रेनबो कितनी दूर बना। ये
ड्रॉपलेट बहुत पास है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो ड्रॉपलेट दूर है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है, सारी ड्रॉपलेट्स कंट्रीब्यूट कर रही है। तो रेनबो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है, रेनबो इज एवरीवेयर, रेनबो इज एवरीवेयर बिटवीन यू एंड द प्लेस अप टू वेयर द ड्रॉपलेट्स आर, दैट्स इट। तो आई एम श्योर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो ठीक से, और उसके बाद आप फिर जो आंसर बोलोगे, जो आंसर लिखोगे वो ठीक ही होगा। ठीक है, स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू।